बिहार एक ऐसा राज्य है हमारे देश का जिसकी पर कैपिटा जीडीपी सबसे कम है। 1950s के दौरान बिहार पंजाब से आगे हुआ करता था पर कैपिटा जीडीपी में, लेकिन आज के समय में पंजाब बिहार से 4 गुना ज्यादा पर कैपिटा जीडीपी मेंटेन करता है। हिस्टोरिकली अगर बात करें तो बिहार वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रीजन्स हुआ करता था, ना सिर्फ इंडिया के लिए लेकिन पूरी दुनिया में। लेकिन आज के डेट में बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड स्टेट माना जाता है बिहार को। तो इन पिछले कुछ दशकों में हुआ क्या है जिसके कारण बिहार की जीडीपी इतनी कम गिर गई और ये इतना ज्यादा बैकवर्ड बन गया, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। इस वीडियो में जब भी मैं बिहार के बारे में बात करूंगा तो आप झारखंड को भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि काफी लंबे समय तक ये एक ही स्टेट हुआ करते थे और इनका सेपरेशन हुए बहुत लंबा समय नहीं हो चुका है। तो जो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो झारखंड बिहार दोनों के लिए अप्लाई होगी। पहले बात करते हैं टैक्स पॉलिसीज बिकॉज ऑफ वेदर के बारे में, यानी कर वसूलने की जो पॉलिसीज है वो बिहार और उस समय के लिए झारखंड को भी अगर हम कंसिडर कर ले तो उनके लिए कैसे वो चेंज की गई, अलग बनाई गई, क्योंकि बिहार का ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग था और उसका वेदर काफी ज्यादा अलग था बाकी पूरे देश से। बिहार को गंगा नदी के फर्टाइल प्लेन्स का आशीर्वाद मिला है। ये ना सिर्फ इंडिया लेकिन पूरी दुनिया के अंदर वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स में से एक है, जिसके कारण बिहार की जमीन के ऊपर ऑलमोस्ट हर जगह पर कोई ना कोई चीज इजीली उगाई जा सकती है। यहाँ पे उपज जो है वो काफी अच्छी होती है। इसी को देखते हुए जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो बिहार एक गोल्डन हाउस हुआ करता था जहाँ से बहुत ज्यादा कर उन्हें मिला करता था। उस समय पर कर इस तरीके से या लगान इस तरीके से वसूल किया जाता था कि जो किसान जितने हिसाब से प्रोडक्शन उस साल कर पाएगा, जितनी भी उसकी खेती की आउटपुट होगी, उस हिसाब से उन्हें टैक्स दिया जाता था। लेकिन क्योंकि बिहार का लोकेशन ऐसा भी था कि गंगा नदी को कंटिन्यूसली बाढ़ आती थी, हिमालय की वजह से वेदर कंडीशंस ऐसे बनते थे कि एक राज्य का जो भाग है वहां पर कभी सूखा पड़ जाता था, जबकि उसी राज्य के दूसरे भाग में बाढ़ आ जाती थी, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता था। तो कंसिस्टेंसी ब्रिटिशर्स को नहीं मिल पा रही थी टैक्स कलेक्ट करने में, और एक साल बहुत पैसा आ जाता था जबकि दूसरे साल में ही बिल्कुल भी पैसा ब्रिटिशर्स को मिल नहीं पाता था। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक ऐसा सिस्टम इंप्लीमेंट किया जिसे नाम दिया गया जमींदारी सिस्टम, और इसके हिसाब से बिहार के किसानों को प्रोडक्शन मिले या ना मिले उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट में टैक्स देना कंपलसरी बन गया। इसके कारण अगर सूखा पड़ता था, प्रोडक्शन ठीक से होता नहीं था, फिर भी बिहार के किसानों को टैक्स देना पड़ता था। एट द सेम टाइम अगर वो ये टैक्स नहीं चुका पाते तो जमींदार उनकी जमीनें हड़प लेते थे, जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने में कई सारे किसान ऐसे बन गए जिनके पास में जमीनें बची ही नहीं। आज की डेट में भी अराउंड 30% किसान या एग्रीकल्चर में काम करने वाले बिहार की पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास में खुद की जमीन नहीं है। वो एज मजदूर या फिर पट्टेदार के तौर पर काम करते हैं, जबकि जो बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ जमीन है वो सिर्फ कुछ फैमिलीज के पास में ही इकट्ठी हो गई है इस जमींदारी सिस्टम की वजह से। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है कि जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने ये पॉलिसी सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, जो उनका यूनाइटेड प्रोविंसेस हुआ करता था नॉर्थ में, सिर्फ इस इलाके के लिए इंप्लीमेंट की थी। जबकि अगर हम बात करें आज के महाराष्ट्र, सदर्न स्टेट्स वगैरह की, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर ये जमींदारी सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं की थी और जितनी फसल उगाई जाती थी उतने ही हिसाब से कर उन्हें देना पड़ता था। इस सिस्टम की वजह से बिहार के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। यहाँ पर खेती का प्रोडक्शन नीचे गिर गया। पावर जो है पूरे स्टेट की इकोनॉमी और जमीनों को कंट्रोल करने की वो कुछ लोगों के पास में चली गई, और जब भी वेल्थ डिस्पैरिटी आती है तो गरीबी बढ़ती ही है। 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में जमींदारी सिस्टम एबॉलिश कर ली गई, लेकिन इसके पहले जो भी जमीनें ली गई थी जमींदारों के द्वारा वो चेंज नहीं की गई, और इसकी वजह से आज के डेट में भी बड़े पोर्शन ऑफ जमीन के ऊपर कुछ छोटे सेक्शन ऑफ सोसाइटी का ही अधिकार निकल कर आता है। दूसरे राज्यों में डिस्पैरिटी है लेकिन इतने बड़े स्केल पर नहीं जो बिहार, झारखंड और कुछ हद तक उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलती है। सेकेंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के पीछे रीजन होता है वहां पर इंडस्ट्रीज आना, कंपनीज आना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना, और ओवरऑल इसी तरीके से इकोनॉमी जनरेट होती है। 1950s में एक पॉलिसी भारतीय सरकार ने इंप्लीमेंट की जिसका नाम था फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। बेसिकली इसके अंदर किया यह जा रहा था कि जो मालगाड़ियां बिहार के अंदर जो मिनरल्स थे, झारखंड के अंदर जो मिनरल्स थे, वो लेकर देश के अगर किसी भी राज्य में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर उन्हें सब्सिडी दी जाती थी। जनरली अगर कोई भी मिनरल रिच रीजन होता है, जिस तरीके से बिहार, झारखंड को मिनरल्स के साथ में बहुत ज्यादा ब्लेस किया गया है, आयरन, कॉपर, कोल, इन जैसी कई सारी चीजें यहाँ पर बड़े पैमाने पर मिलती है। लेकिन क्योंकि अभी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी बिहार में से इन मिनरल्स को निकाल कर किसी भी दूसरे शहर में ले जाने के लिए, तो टाटा, गवर्नमेंट, पीएसयूज, इन्होंने ये डिसाइड किया कि
बिहार के बदले में किसी भी कोस्टल रीजन के पास में वो अपनी फैक्ट्री सेटअप करे, ताकि जब वो मिनरल्स लाकर उन्हें प्रोसेस करे, लास्ट में फाइनल मेटल्स बनाए, तो उन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादा सस्ता पड़े। इसकी वजह से होता यह रहा कि बिहार के अंदर सिर्फ लो क्वालिटी लेबर, माइनिंग इंडस्ट्री डेवलप होती रही, जबकि जो रिफाइनिंग का काम होता है, जो बड़ी मेटल फैक्ट्रीज होती है और जो पूरा का पूरा सप्लाई चेन होता है इस माइनिंग इंडस्ट्री को रन करने का, ये बिहार झारखंड में कभी भी डेवलप नहीं हो पाया। और साल 1991 तक ऐसा ही होता रहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु इन जैसे स्टेट्स में बिहार से भर भर के ट्रेन आती थी मिनरल्स लेके, जिन पर गवर्नमेंट सब्सिडीज देती थी और बिहार के लोगों को इसका कोई फायदा नहीं होता था। उल्टी सब्सिडी बिहार पर नहीं लगाई गई कि अगर पेट्रोल या कोई भी दूसरे कोस्टल राज्यों का सामान बिहार में पहुंचाया जाएगा तो उसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी। सिर्फ एक तरफ से ये पॉलिसी लगाई गई थी, जिसकी वजह से बिहार को आप कह सकते हो निचोड़ लिया गया उनके रिसोर्सेज से, और जो फैक्ट्रीज उसके साथ में आनी चाहिए थी वो कभी भी आ नहीं पाई, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन कभी भी हुआ नहीं। अब यहाँ पर आप एक बात पर गौर करिए कि किस तरीके से चीजें जुड़ने लगे हैं। यहाँ पर लोगों के पास जमीनें नहीं है, जॉब्स नहीं है, दूसरों के भरोसे वो काम करते हैं, इनकम नहीं है। ये ओवरऑल जो है पॉवर्टी को बढ़ाता है। इसके वजह से इसके अलावा भी इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो बिहार का है वो खराब होना शुरू हो गया, चाहे वो दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए क्यों ना हो। 1991 के बाद सारे राज्य अपने अंदर FDIs, बाहरी कंपनीज, फॉरेन एंटिटीज को लाने की कोशिश कर रहे थे, और उसके लिए उनके पास में कई सारे ऑप्शन थे। किसी के पास में कोच था, किसी के पास में एजुकेटेड वर्कफोर्स था, किसी के पास में अच्छी खासी जमीनें थी, और किसी के पास में यूटिलिटीज के लिए काफी अच्छे प्रोविजंस थे। बिहार के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। ना इनके पास स्किल्ड लेबर था, ना इनके पास में एजुकेटेड वर्कफोर्स थी। जमीनें भी कुछ लोगों के द्वारा हैंडल होने की वजह से इंडस्ट्रीज को उन चीजों में भी दिक्कत आने लगी, और इनफैक्ट ये जो डिवाइड बन गया सोसाइटी में, इसके वजह से गुंडागर्दी बढ़ गई। और ये पहला स्टेप था जो इंडस्ट्रीज को बिहार में आने से रोकता था, वो है प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर का नहीं होना। ऑब्वियसली आप नहीं चाहते कि अगर आप कंपनी सेटअप करते हो तो उसके अंदर अगर गुंडागर्दी हो, चीज़ों को तोड़ फोड़ दिया जाए, कोई आकर आपके ऊपर कमांड करे, ये कोई भी कंपनी नहीं चाहती। इसके वजह से बिहार से दूर ही रहना कंपनीज ने पसंद किया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पहला रीजन बन गया था कि बिहार में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं बनाया जाए। अब फिर से एक और साइकिल इसके वजह से शुरू हो गया। जब पूरा देश लिबरलाइजेशन के बारे में तेजी से ग्रो हो रहा था, उसी समय पर बिहार के अंदर ये गुंडागर्दी, एजुकेशन और पॉवर्टी वाले रीजन की वजह से इंडस्ट्री आ नहीं रही थी। अगेन जॉब नहीं, एजुकेशन नहीं, इसके वजह से कंपनी नहीं, और गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू भी बहुत कम आना शुरू हो गया कंपैरेटिवली पूरे देश से। इसकी वजह से ना लोगों को वो पानी प्रोवाइड कर पाए, बिजली भी इनकंसिस्टेंट बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर रोड, ड्राईपोर्ट जैसी चीज़ें आती है, ये भी कभी बिहार के अंदर डेवलप नहीं हो पाई, और छोटी मोटी कंपनीज ने बिहार की तरफ देखना ही बंद कर दिया। इसके अलावा जो बची कुची एग्रीकल्चर इंडस्ट्री थी, उसके अंदर भी बिहार बहुत ज़्यादा पीछे चला गया। इस समय तक महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब इन जैसे राज्यों ने 80 to 95% अपनी एग्रीकल्चरल जमीनों तक इरिगेशन फैसिलिटीज पहुंचा दी थी, जबकि बिहार में ये 50% तक अटके रही, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में पैसे जनरेट करने के लिए कोई चीज थी ही नहीं। और इवन आज के डेट तक ये सारे रीजंस होने की वजह से कोई भी कंपनी इंटरेस्टेड नहीं होती है बिहार में अपने कुछ भी यूनिट सेटअप करने के लिए। इनमें से कुछ चीज़ों की अगर हम बात करें, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, ये धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी पूरे के पूरे देश में आज भी बिहार एजुकेशन में सबसे पीछे है इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, जबकि लॉ एंड ऑर्डर में भी इसकी रैंकिंग अच्छी नहीं है। अब दोस्तों ये हुए प्रैक्टिकल लॉजिकल फैक्टर्स, जहां पर बिहार के अंदर रहने वाले लोगों का कोई कसूर नहीं था। ब्रिटिशर्स के द्वारा, हमारे खुद के पॉलिटिशियंस के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज की वजह से बिहार पीछे चला गया, और उसका नुकसान वहाँ के लोगों को, वहाँ के नॉर्मल सिटीजन्स को भुगतना पड़ा। लेकिन इसके आगे जो मैं रीजंस की बात करूंगा वो सोशल रीजंस है, जो मेंटालिटी के ऊपर बेस्ड है, और वो भी इस तरीके से कि बिहार की जनता को किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया पिछले कई सालों से, जो उनके खुद के डेवलपमेंट को रोकती रही। अब बात करते हैं सोशल रीजंस के बारे में। पहला है बिहार का एक्सट्रीमली हैवी कास्ट पॉलिटिक्स। दोस्तों कास्ट पॉलिटिक्स, रिलीजन पॉलिटिक्स पूरे देश में हर जगह पर देखा जाता है, लेकिन अगर आप बिहार में रहते हो तो आप समझ सकते हो कि सबसे ज़्यादा स्केल पर जो ये चीज़ होती है वो इसी राज्य में होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1950s और ब्रिटिश राज के दौरान जो है, क्योंकि ज़मींदारों और किसान जो गरीब थे उनके बीच में क्लास डिवाइड पैदा हो गया था, और साथ साथ पहले से ही कास्ट सिस्टम्स हुआ करती थी। तो दो गुट बिहार में बन गए, जहाँ पर ये एक पूरा टीम था बैकवर्ड क्लास का, जबकि एक पूरी टीम थी ज़मींदारों की, और इसी को मुद्दा बनाते हुए हमेशा पॉलिटिक्स खेली जाती थी। लोग किसी पर्सन के डेवलपमेंटल पॉलिसीज के ऊपर न देखते हुए उनके रिलीजन, कास्ट, बैकग्राउंड, इन चीज़ों को देखकर वोट देने लगे, और ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस इन्हीं चीज़ों का फायदा उठाने में एक्सपर्ट होते हैं। 1980s के बाद, 90s के बाद में कई सारे राज्यों के अंदर जब भी पॉलिटिकल रैलीज होती थी, इलेक्शंस आते थे, तो उस टाइम पे डेवलपमेंट रिलेटेड बात की जाती थी। पॉलिटिकल पार्टीज अपना एजेंडा सामने रखती थी कि वो ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो प्रोजेक्ट बनाएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन बिहार के अंदर हमेशा डेवलपमेंटल पॉलिसीज को दूर रखा गया, जबकि कास्ट के ऊपर ही चीज़ें खेली गई। अब क्योंकि ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 5 से 7 दशक से बिहार ऐसे एक उलझन में अटक गया था कि ना वहां पर इंडस्ट्री आ रही है, ना वहां पर जॉब है, ना किसानी ठीक से हो पा रही है, ना कुछ हो पा रहा है, ना एजुकेशन मिल रहा है, ना पानी, ना बिजली। तो वहां के लोगों के लिए जो बेस्ट ऑप्शन निकल कर आया अपने आप को सोसाइटी में ऊपर बढ़ा करने के लिए, वो था सिविल सर्विसेज या फिर गवर्नमेंट जॉब। और आज बिहार चाहे लिटरेसी में सबसे पीछे क्यों ना हो, सबसे ज्यादा ऑफिसर्स जो है IAS, IPS, IFS लेवल के, वो बिहार में से ही बाहर आते हैं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट उस स्टेट में क्रिएट हो चुका है उसके हिसाब से एक कल्चर डेवलप हो गया है कि इन ऑफिसर्स के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं जिंदगी में सक्सीड होने का। इसके बावजूद इन ऑफिशियल पोजीशंस को जो बाकी राज्यों में देखा जाता है एज प्राइड या फिर किसी का ड्रीम पूरा करने के हिसाब से, बिहार में प्योरली देखा जाता है मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंटरनल सिस्टम बिगाड़ देता है ब्यूरोक्रेसी की। अब सब जानते हो जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा दहेज लिए जाना, वो भी बड़ी बड़ी कीमतों के साथ में, इसके अलावा ब्राइबरी, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है। और ये चीज बिहार में एक फलता फूलता कल्चर बन गया पिछले कुछ दशकों से। बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, खुद के लिए कुछ करना, ये चीजें बिहार के अंदर से ज्यादा डेवलप हो नहीं पाई, जबकि दूसरे राज्यों में ये प्रमोट की जा रही थी। और ये सोशल रीजंस बनते हैं जिसकी वजह से बिहार पीछे रहा। सॉल्यूशंस की बात करें, फ्यूचर की बात करें, तो बिहार के अंदर रिसेंट में कास्ट पॉलिटिक्स होना कम हो रही है और कुछ जो नए पॉलिटिशियंस आ रहे हैं वो यहाँ पर डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रही है। रिसेंट कुछ सालों में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इनके डेवलपमेंट रेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे बन गए हैं। लेकिन ये इसलिए इतने अच्छे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी रेस में इतने पीछे थे कि इनके पास में कवर अप करने के लिए बहुत ज़्यादा था और इसकी वजह से डेवलपमेंट रेट्स अच्छे हैं, जो ओवरऑल एक अच्छी बात है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पैकेजेस अप्रूव किए गए हैं जो स्पेशल है इन्हीं स्टेट्स के लिए और इनकी डेवलपमेंट वो मदद करेंगे अलग अलग इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। बिहार पहला ऐसा राज्य बन गया है पूरे देश का जिसने इथेनॉल पॉलिसी अनाउंस की है और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। अपने मिनरल रिसोर्स को ठीक से यूटिलाइज करना भी बिहार, झारखंड इन जैसे राज्यों ने भी सीखना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे क्यों ना हो इनके अंदर इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रॉकेट स्पीड से ये राज्य बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे, लेकिन करंट जो सिचुएशन नजर आ रही है ये एक 100% तय बात है कि जो आज कंडीशन इन राज्यों की है वो फ्यूचर में इंप्रूव होते हुए ज़रूर हमें नजर आएगी और जो ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स है वो भी इंप्रूव होते हुए नजर आएगी। तो ये कुछ मेन रीजंस थे कि क्यों बिहार और अगर झारखंड को भी कंसिडर करें तो ये देश के अंदर इतने ज्यादा पीछे कैसे रह गए कंपेयर टू दूसरे स्टेट्स के, और उसके पीछे के क्या लॉजिकल, प्रैक्टिकल और सोशल रीजंस थे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप देखना चाहते हो कि नॉर्थ ईस्ट भी क्यों इग्नोर किया गया तो उसके रिलेटेड भी वीडियो में बना चुका हूँ, तो वो भी अब जाकर देख सकते हो और मिलेंगे अगले वीडियो में।